10-15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद रेतीला इलाका शुरू हो गया। समंदर जहां से ज्यादा दूर नहीं था, सड़क पुख्ता थी और रास्ते में हमें कोई गाड़ी आती जाती ना मिली। दूर से मुझे एल्यूमिनियम का एक बुलबुला सा दिखाई दिया। ये एटॉमिक रिएक्टर का मखसूस गुंबद था। ये सफेद रंग की एक 2 मंजिला इमारत के ऊपर बना हुआ था। उसके अंदर बहुत से दफातर थे। एटॉमिक सेंटर की खास इमारतों के गिर्द खारदार तार की ऊंची बाड़ थी। उसके बाहर वसी इलाके में दायरे की शक्ल में कितनी ही एक मंजिला कोठियां थीं। इस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को कोई 30 फुट ऊंची खारदार बाड़ की दीवार ने घेरे में ले रखा था। कॉम्प्लेक्स के बाहर फौज की चौकी थी। मेन गेट बंद था। उसके बाहर 2 गुरखा फौजी स्टेन गन्ने लिए पहरा दे रहे थे। हमारी वैगन गेट पर रुक गई। एक गुरखा सिपाही ड्राइवर के पास आया। ड्राइवर का आईडी कार्ड देखकर गुरखे फौजी ने मेरा कार्ड भी देखा, फिर मेरी शक्ल गौर से देखी और दूसरे सिपाही को इशारा करके केबिन में जाकर फोन पर नंबर मिलाया तो गेट अपने आप खुलना शुरू हो गया। वैगन कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गई। मैंने एक एक चीज का जायजा लेना शुरू कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स का कोई ब्लॉक ऐसा नहीं था जिसके बाहर कोई गुरखा सिपाही स्टेन गन लिए पहरे पर न खड़ा हो। कुछ सफेद लंबे कोट वाले साइंसदानों को मैंने एक ब्लॉक से निकलकर दूसरे ब्लॉक में जाते देखा। हमारी वैगन एटॉमिक कॉम्प्लेक्स के अकाउंट्स ऑफिस के सामने जाकर रुक गई। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एक काला कलोटा दुबला पतला तमिल था। उसके बालों में सफेदी की झलक थी। वो माथे पर तिलक लगाए मेज पर बैठा काम कर रहा था। मुझे देखकर ड्राइवर से तमिल जबान में कुछ पूछा। ड्राइवर ने भी तमिल जबान में कोई जवाब दिया। अकाउंट्स ऑफिसर ने जरा सा सर हिलाया, मेरा आईडी कार्ड देखा, अपने दस्तखत और दफ्तर की मोहर देखी और अंग्रेजी में बोला, तुम लॉन्ड्री वाले का नया आदमी है। मैंने कहा यस सर। अकाउंट्स ऑफिसर की मेज पर उसके नाम की तख्ती पड़ी थी। स्वामी कृष्णन चट्टी लिखा था। चट्टी वहां की बड़ी आम जात है। मद्रास और केरला में आपको चट्टी जात के बहुत लोग मिलेंगे। मैंने एहतियातन ज्यादा गुफ्तगू न की। मिस्टर स्वामी ने एक रजिस्टर मेरे आगे कर दिया। मैंने उस पर एक जगह दस्तखत कर दिए। उसने एक खास रजिस्टर दराज में से निकाल कर खोला। मेरे दस्तखत का एक नमूना पहले से वहां मौजूद था। मिस्टर चट्टी ने मेरे दस्तखतों का मुआवजा किया और चेक निकाल कर मुझे दे दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और दफ्तर से बाहर आ गया। बाहर वैगन मेरे इंतजार में थी। उसमें बैठा और वापस शहर आ गया। चेक वाजबी साहब के हवाले किया तो वो बोले, मियां बरखुरदार, अब तुम ही जाकर चेक लाया करोगे। ये मेरे मिशन की दूसरी कामयाबी थी। मई का महीना शुरू होते ही सख्त गर्मी पड़ने लगी। जून के इख्तिताम पर जबरदस्त बारिशें शुरू हो गईं। इस दौरान हर बार मैं ही चेक वसूल करने जाता रहा। मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अकाउंट्स ऑफिसर मिस्टर चट्टी से अच्छी खासी बेतकल्लुफी पैदा कर ली थी। एक बार मैं उसके घर उसकी बीवी के लिए सिल्क की साड़ी का तोहफा भी लेकर गया। मिस्टर चट्टी शहर की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था। कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल से होता था। सिल्क की साड़ी देखकर उसकी बीवी की बातें खिल गईं। मिस्टर चट्टी पहले तो इतना कीमती तोहफा कबूल करने से इनकार करते रहे। फिर जब मैंने कहा कि मैं ये तोहफा अपनी बड़ी बहन जानी मिसेस चट्टी के लिए लाया हूं तो वो इनकार न कर सके। उसी रोज से मैंने उनकी बीवी को बहन कहना शुरू कर दिया। अब मैं हफ्ते में एक आध चक्कर उनके फ्लैट का जरूर लगाता। कभी उनकी बीवी के लिए चूड़ियां बुंदे वगैरह ले जाता। मेरी इन हरकतों का लॉन्ड्री के मालिक वाजबी साहब को बस वाजबी सा ही इल्म था। अब मैंने अपने मंसूबे के तीसरे मरहले पर काम करना शुरू कर दिया। मिस्टर चट्टी पर अपने मुसलमान होने का असर कम करने के लिए मैंने हैदराबादी लिबास तर करके पतलून कमीज पहनना शुरू करती थी, जो कि जुनूबी हिंद के हिंदू और मुसलमान नौजवानों का आम पहनावा है। एक रोज मैं मिठाई का डिब्बा और मिसेस चट्टी के लिए एक खूबसूरत चप्पल लेकर शाम को उनके फ्लैट पर गया तो मिसेस चट्टी बेहद खुश हुए। उनकी बीवी ने फौरन कॉफी बनाई। अब मैंने तमिल जबान में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी। अपनी तमिल जबान को रवान करने के लिए मैं अक्सर वहाँ उसी जबान में बात करता था। कॉफी आई तो मैंने इधर उधर की बातें करने के बाद बड़े अफसरदा लहजे में मिस्टर चट्टी को बताया कि लॉन्ड्री में वाजबी साहब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मगर वहाँ मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरा गुजारा नहीं होता। मालिल कोटला में मेरी एक बेवा बहन है जिसके 4 बच्चे हैं। उनकी गुजर औकात भी मेरे ऊपर है, क्योंकि चचा ने हमारी जायदाद में से उसे कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ ऐसी अदाकारी की कि मिस्टर चट्टी मुतासिर हो गए। कहने लगे, मैं तुम्हारी नौकरी का किसी दूसरी जगह बंदोबस्त करता हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं BSc हूँ तो वो उछल पड़े। बोले, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुम्हें अपने एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में ही नौकरी दिलवा सकता हूँ। तुम ऐसा करो कि उन्होंने उस वक्त अपनी बीवी को कहा कि अलमारी में से कागज कलम लाओ। उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में दरखास्त लिखवाई। एक हफ्ते बाद मैं उनके यहाँ गया तो ये खुशखबरी सुनी कि 2-4 दिनों में मेरा काम बन जाएगा। एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में नौकरी हासिल करना कोई खाला जी का घर नहीं था। बड़ी जबरदस्त तहकीकात हुई थी, लेकिन मिस्टर चट्टी ने डायरेक्टर एटॉमिक सेंटर के सामने हाजिर होकर कहा कि वो मुझे जानते हैं और मेरी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मिस्टर चट्टी की वहाँ बहुत इज्जत थी और बेहद असर व रसूख रखता था। मुझे एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में असिस्टेंट बॉय की नौकरी मिल गई। मेरी ड्यूटी एटॉमिक रिसर्च ब्लॉक के तहखाने के एक
ऐसे ऑफिस में लगी जहां रिसर्च के नतायज का अहम डाटा जीरोक्स करके भाभा एटॉमिक सेंटर को तज्जिये के लिए भेजा जाता था। मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक क्वार्टर भी मिल गया जहां मैं दफ्तर ही के एक मुलाजिम मिस्टर रामा राव के साथ रहने लगा। वाजपेयी साहब को जब मालूम हुआ कि मैं एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में मुलाजिम हो गया हूं तो बेहद खुश हुए। मेरी तरक्की पर उन्होंने मेरे हक में मजीद दुआ की। मैंने यहाँ अपने मंसूबे के मुताबिक इंतहाई दयानतदारी, खामोशी और जिम्मेदारी से काम शुरू कर दिया। मैं वक्त पर ऑफिस से आता, वक्त पर वापस आता, जी लगा कर काम करता, किसी से फालतू बात न करता, हर एक को अदब से झुककर सलाम करता। रिसर्च ब्लॉक के लोग मेरी इज्जत करने लगे। इस ब्लॉक के डायरेक्टर ने मेरी दयानतदारी और एहसास जिम्मेदारी से मुतासिर होकर मुझे तरक्की देकर सीक्रेट ब्लॉक के एक अहम ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। यहाँ भी मैं बड़ी जाफिशानी से काम करने लगा। ये दफ्तर भी ज़ेरे ज़मीन था। बहुत जल्द मुझे इल्म हो गया कि जिस कमरे में मैं काम करता हूँ उसके साथ वाले कमरे में फौलाद की 4 अलमारियां हैं जिनमें हाइड्रोजन बम ब्लास्ट के सिलसिले में एक अहम तरीन ब्लूप्रिंट को 4 हिस्सों में तकसीम करके रखा गया है और ये अलमारियां एक खास नंबर मिलाने से खुलती हैं। इस ब्लूप्रिंट की मदद से यूरेनियम को इनरिच करके हाइड्रोजन ब्लास्ट के लिए तैयार किया जा रहा था। मैंने इस ब्लूप्रिंट को जाया करने का फैसला कर लिया। उस सीक्रेट रूम में एक मद्रासी डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी जिसको 4 अलमारियों के सीक्रेट नंबर याद थे। बगैर उसकी इजाजत के किसी को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। उस मद्रासी डॉक्टर की मदद के लिए वहाँ उसका एक असिस्टेंट मौजूद रहता था। उस असिस्टेंट का नाम समराथन था। मैंने उस पर अपनी चश्मे करम डाली। लंच के वक्त कैफेटेरिया में मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उससे दोस्ती शुरू कर दी। उससे फिल्मी अदाकारों की बातें करता। एक उसे कमीज का तोहफा भी दे दिया। समराथन मेरा दोस्त बन गया। अब हम कैफेटेरिया में इकट्ठे बैठकर दोपहर का खाना खाते। एक रोज मैं सुबह अपने क्वार्टर से ऑफिस आया तो V2 की एक गोली मेरी जेब में थी। लंच ब्रेक हुआ तो मैं कैफेटेरिया में आ गया। समराथन मेरा इंतजार कर रहा था। उसने अपना डिब्बा और मैंने अपना डिब्बा खोला। वो चावल और सब्जी लाया था। मैं भी चावल लाया था। मेरा क्वार्टर का साथी रामा राव बहुत अच्छा पका लेता था। मैं उसे पैसे दे देता और हम मिलकर खाना खाते। समराथन और मैं तमिल में बातें करते हुए खाना खाने लगे। कूलर चंद कदम के फासले पर दीवार के अंदर लगा हुआ था। खाना खाते खाते मैं खाली ग्लास लेकर उठा और कूलर में से ठंडा पानी ले आया। इस दौरान मैंने उसमें V2 बेरंग और तेजी से हल हो जाने वाली बेजायता गोली डाल दी। मैंने ग्लास मेज पर रख दिया। समराथन की आदत थी कि हमेशा खाना खाने के बाद पानी पीता था। खाना खत्म हुआ तो उसने V2 की गोली वाला हलशुदा ग्लास उठाया और खटाखट पी गया। मैंने इत्मीनान की सांस ली और नतीजे का इंतजार करने लगा। नतीजा कैफेटेरिया में न निकला। समराथन अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में आ गया। बमुश्किल कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि समराथन की सीक्रेट रूम में से शोर की आवाज आई। उसका बॉस मद्रासी डॉक्टर घबराया हुआ बाहर निकला और बोला, समराथन का दिमाग खराब हो गया है, इसे संभालो। हम सब कमरे की तरफ लपके। समराथन सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। वो बुलंद आवाज में इंडियन कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहा था। उसी वक्त उसे काबू में कर लिया गया। सिक्योरिटी वाले उसे बाहर ले गए। दफ्तर में चेमेगोइयां होने लगीं कि समराथन को अचानक क्या हो गया है। किसी ने कहा कि वो शुरू ही से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ था। कोई बोला, अरे गर्मी उसके दिमाग को चढ़ गई है। बहरहाल समराथन को अस्पताल पहुंचा दिया गया और सीक्रेट रूम से उसका काम खत्म कर दिया गया। अब उसकी जगह पर काम करने का सवाल उठा तो मैंने मिस्टर चट्टी की खिदमत हासिल की। उनकी सिफारिश पर मेरा रिकॉर्ड देखा गया। मेरा रिकॉर्ड बेहद काबिल एतमाद था। मुझसे कभी कोई भूल चूक नहीं हुई थी। मुझे समराथन की जगह सीक्रेट रूम में तैनात कर दिया गया। अब मैंने अपनी खुश अखलाकी, मीठी मीठी बातों और तोहफे की मदद से मद्रासी डॉक्टर गोपालन पर अपनी नर्म दिली, अखलाक और शराफत का सिक्का जमा दिया। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता था कि एटॉमिक रिएक्टर ब्लॉक से कोई न कोई इंडियन साइंसदान आता। मद्रासी डॉक्टर उसके लिए खुफिया नंबर मिलाकर बारी बारी 4 फौलादी अलमारियां खोलता। इंडियन साइंसदान अलमारी में रखे ब्लूप्रिंट के 4 हिस्सों को देखकर अपनी नोटबुक पर कुछ लिखता और चला जाता। मैंने देखा कि सीक्रेट ब्लूप्रिंट की 4 अलमारियों के नंबर मद्रासी डॉक्टर को पूरी तरह याद नहीं है। वो हर बार जेब से चाबी निकालकर अपनी दराज खोलता, उसके अंदर रखी किसी कॉपी से नंबर पढ़कर अलमारियां खोलता जाता। अब मैंने अपनी अगली स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। मैंने ये खुफिया नंबर हासिल करने थे। मैंने अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श को आजमाने के बारे में सोचा कि क्यों ना मद्रासी डॉक्टर के दिल पर मुकद्दस नक्श का असर डालकर उससे खुफिया नंबर हासिल कर लो और फिर इसी नक्श के असर से हुक्म दूं कि वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा था। अगर किसी वजह से मद्रासी डॉक्टर पर नक्श का असर न हुआ और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे अलमारियों के खुफिया नंबर बताओ तो मैं मारा गया था। उसके बाद मेरा बचाव मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं 2-3 रोज तक इस मसले पर गौर करता रहा। एक रोज मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा कॉफी पी रहा था कि अचानक एक स्कीम मेरे जहन में आ गई। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी थी। मैंने एक ऐसा बेजायका महलूल सफूफ तैयार किया जिसके चंद कतरे पीने से इंसान निस्फ घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। इसका तजुर्बा मैंने अपने क्वार्टर में एक चूहे पर किया। मैंने दूध में इस महलूल को छोटी सी शीशी में
डालकर बंद किया, उस पर से उंगलियों के निशान मिटाए और रुई में लपेटकर अपनी जेब में रखकर दफ्तर आ गया। 4 बजे मैं और मद्रासी डॉक्टर गोपालन कॉफी पिया करते थे। वहीं कमरे में इलेक्ट्रिक कॉफी पॉट रखा था, साथ ही 2 मग भी पड़े रहते थे। उस रोज मैंने जानबूझकर डॉक्टर गोपालन से कहा कि गुरुजी, आज आप अपने हाथ से कॉफी बनाएं। डॉक्टर गोपालन मुस्कुराता हुआ उठा और कोने वाली मेज के पास खड़े होकर कॉफी बनाने लगा। मैं दोनों मग साफ करके ट्रे में रखकर उसके पास आ गया। मैंने डॉक्टर गोपालन के मग में शीशी से चंद कतरे डाल दिए, फिर शुगर पॉट खोलकर पूछा, डॉक्टर गुरुजी, चीनी तो आप वही आधा चम्मच पिएंगे ना? डॉक्टर गोपालन ने इस बात में सर हिलाया और कॉफी तैयार करके पहले मेरे मग में फिर अपने मग में डाली और हम अपनी मेज पर आकर बैठ गए और कॉफी पीते हुए बातें शुरू कर दी। शाम 6:30 बजे हम सीक्रेट रूम को लॉक करते थे। अभी 2 घंटे बाकी थे। बातें करते करते डॉक्टर ने ऊँघना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गया। उसके मग में अभी कॉफी पड़ी थी। मैंने रुमाल से उसके मग पर लगे हुए अपने उंगलियों के निशान साफ कर दिए। उसकी जेब से चाबी निकाल कर दराज को खोला। कॉपी में से अलमारियों की खुफिया नंबरों की मदद से बारी बारी चारों अलमारियां खोलकर हाइड्रोजन ब्लास्ट के ब्लूप्रिंट निकालकर मेज पर रखे। अलमारियों को उसी तरह बंद करके नंबरों की मदद से ताले लगाए। एक बार फिर रुमाल से अलमारियों पर अपनी उंगलियों के निशान पोंछे। अपने कॉफी के मग में बेहोशी के महलूल के चंद कतरे डाले। ब्लूप्रिंट को बाथरूम में ले जाकर आग लगाकर बैतुल खला के सिंक में डाल दिया। ब्लूप्रिंट के चारों हिस्से देखते ही देखते जलकर राख हो गए। फिर मैंने सिंक की हत्थी नीचे कर दी। पानी का एक पुरशोर रेला आया और ब्लूप्रिंट की राख और बचे कुछ टुकड़ों को बहा कर ले गया। बाथरूम में एयर कंडीशनर का ब्लोर लगा हुआ था। धुआं तेजी से बाहर निकल गया। अपनी उंगलियों के निशान साफ करके मैंने रुमाल की मदद से मेज की दराज बंद करके चाबी बेहोश डॉक्टर गोपालन की जेब में रख दी। इस सारे काम में कुल 7 मिनट सर्फ हुए थे। अब मैंने अपने मग में से कॉफी के 2-3 घूंट पिए और अपने बेहोश होने का इंतजार करने लगा। 1.5 मिनट बाद मेरा सर बोझल होने लगा। आंखें अपने आप बंद हो गईं और फिर मुझे कोई होश न रहा। होश आया तो डॉक्टर का अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स हमें होश में लाने की कोशिश करते नजर आए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर जनरल चारों फौलादी अलमारियां खोले तलाशी ले रहे थे। मद्रासी डॉक्टर गोपालन भी होश में आ चुका था। हमारे बयानात लिए गए। डॉक्टर गोपालन ने कहा कि कॉफी पीते ही उस पर गुनूद की तारी हो गई और वो बेहोश हो गया। मैंने भी अपने बयान में यही कहा। मगों में बची हुई कॉफी का तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। अलमारियों में से ब्लूप्रिंट के चारों हिस्से गायब थे। हम दोनों को हेल्थ यूनिट में पहुंचा दिया गया। फौरन एक बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। नतीजा वो निकला जिसके लिए मैंने ये सारा मंसूबा तैयार किया था। तहकीकाती ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुश्मन का कोई एजेंट एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसने मौका देखकर मिस्टर उमर हयात यानी मुझे और डॉक्टर गोपालन को दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और इंतहाई कीमती ब्लूप्रिंट्स निकालकर फरार हो गया। इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद कॉम्प्लेक्स में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स मुतय्यन हो गए और कॉम्प्लेक्स में महकमे ने अपने एजेंट छोड़ दिए ताकि उस जासूस का सुराग लगाया जा सके जिसने ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए थे। मेरा ख्याल था कि मैंने मंडापम एटॉमिक रिएक्टर को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए जाने वाले हाइड्रोजन बम से महरूम कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द मालूम हुआ कि मेरा ख्याल गलत है, क्योंकि उसी ब्लूप्रिंट की 2 नकलें भाभा एटॉमिक सेंटर महाराष्ट्र में मौजूद हैं और उनकी 4 कॉपियां बहुत जल्द मंडापम एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में पहुंचने वाली हैं। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स ही को धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। इंतजामिया ने मुझे और डॉक्टर गोपालन को सीक्रेट रूम से तब्दील कर दिया। मेरी खिदमात एडमिनिस्ट्रेशन वालों के हवाले कर दी गई। इस दौरान मुझसे काफी पूछगिछ की गई थी, मगर मैंने वही बयान दिया जो डॉक्टर गोपालन दे चुका था कि हमें कुछ नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हुआ है। बस कॉफी के चंद घूंट पीते ही हम बेहोश हो गए। इस वाक़ये को 5वां दिन जा रहा था कि मैं अपने ऑफिस में काम में मसरूफ था। दोपहर के 5 बज रहे थे। हमें 6 बजे छुट्टी होती थी कि चपड़ासी ने आकर कहा कि मुझे डायरेक्टर रिसर्च ब्लॉक ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं समझा कोई दफ्तरी काम होगा, शायद मेरी ड्यूटी एक बार फिर सीक्रेट रूम में लगाई जा रही है। एहतियात के तौर पर मैंने अपनी कमीज का ऊपर का बटन खोल दिया, जिसके बाद मुझे गले में पड़ा हुआ मुकद्दस नक्श नजर आने लगा। मैं निहायत सुकून से डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सामने बैठे हुए एक शनासा आदमी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तिरुचिनापली की मिलिट्री इंटेलिजेंस का वही आदमी था जो मुझे अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में अपने चीफ से मिलवाने ले जाया करता था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसके मुंह से बेख्तियार तमिल जबान में निकला, तुम। मेरा कुदरती रद्द अमल वही था जो मैंने किया। दिल में कलिमा तैयबा पढ़कर मैंने सीने पर लटकते मुकद्दस नक्श पर एक नजर डाली और फिर उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर दिल में दोहराया, तुम मुझे जानते हो, मैं तिरुचिनापली में तुम्हारा दोस्त था। डायरेक्टर ने एजेंट की तरफ देखकर पूछा, आप इसे जानते हैं क्या? एजेंट के दिल की काया पलट चुकी थी। वो नक्श के ज़ेर असर था और खाली खाली सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए लड़खड़ाती जबान में बोला, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये तिरुचिनापली में मेरा दोस्त था।
मैं अभी तक तिरुचिरापल्ली के एजेंट की आंखों में आंखें डाले हुए था। मैंने एक बार फिर उसे मुखातिब करके दिल में दोहराया, इसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे। डायरेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम जा सकते हो। मैं कमरे से बाहर निकल आया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। अगरचे वक्ती तौर पर मैंने उससे छुटकारा पा लिया था, लेकिन उससे किसी वक्त भी दोबारा सामना हो सकता था। अब मैं कहाँ मुकद्दस नक्श को इस्तेमाल करूं? वो कहीं न कहीं मुझे पहचान लेगा और भांडा फूट जाएगा। दफ्तर बंद होने में अभी पौन घंटा बाकी था।